हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को 11 से लेकर टोटली 11 से लेकर 20 तक जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर करा चुके हैं। जो भी बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करके आप लोग पिछले वीडियो जरूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। ताकि जो है आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो उनमें जो है सब्जेक्टिव जो आएगा उनका जो है एक भी सब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बताएंगे 21 से लेकर 30 तक, उन्हीं का जो है आंसर हम बताएंगे इस वीडियो में। तो जो है सारा का सारा आंसर जो है डिटेल में होगा, यानी कि अपने शब्दों में होगा, ना कि बुक के हिसाब से। हम आपको जो है अपने शब्दों से समझाएंगे ताकि आप जो है रटने की बजाय अपने मन से याद करके आप अपने मन से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। वहाँ पे लिख सकेंगे 15 से 20 शब्दों में। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो मध्यम वर्ग जो है मिडिल क्लास फैमिली को बुलाया जाता है मध्यम वर्ग, ठीक है। हाईएस्ट यानी कि उच्च वर्ग का जो होता है वो अमीर लोग होता है, और मध्यम वर्ग जो है बीच वाले मिडिल क्लास फैमिली होता है। और एकदम निम्न वर्ग का कौन होता है, जो कि उनके पास खाने पीने का घर ठिकाना तक नहीं रहता है, उसे निम्न वर्ग के बोलता है, ठीक है। तो मध्यम वर्ग हुआ मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके बारे में जो है विशेषताओं का उल्लेख करना है, दो विशेषताओं का। तो चलिए 21 नंबर का आंसर देखेंगे। मध्यम वर्ग की दो विशेषताएं लिखकर आपको डैश देना है। फर्स्ट लिखना आप लोग को अपने समाज के संस्कृति को पालन करने या रक्षा करने पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी इस जो मिडिल क्लास फैमिली में जो है अपने समाज, जो समाज होता है हमारे गाँव में, ठीक है, गोतिया बोलते हो, आप लोग को पता होगा कि हमारे गोतिया जो होता है यानी समाज होता है, उनमें जो है उसको संस्कृति, समाज के संस्कृति के आधार पे चलने के लिए बोला जाता है, उनको रक्षा करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है संयुक्त परिवार पर विशेष जोर दिया जाता है। यानी संयुक्त परिवार समझ रहे हैं आप लोग। संयुक्त परिवार मतलब होता है कि एक फैमिली मिलजुल कर, यानी एक ही घर में मिलजुल कर रहना। दादा जो होते हैं, दादे के आधार पर अंकल लोग होते हैं, चाचा होता है, चचेरे भाई होते हैं, सब जो मिलजुल कर एक ही परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार पर विशेष जोर दिया जाता है मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है। और बाहर जो है उच्च स्तरीय लोग वाले जो लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो क्या होता है, अपना अपना रूम लिए, अपना अपना फैमिली पकड़े और सब अपने अपने अलग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे संयुक्त परिवार जो हम मध्यम मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि संयुक्त परिवार पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। तो जो है ये दो विशेषता हुआ उनका, मध्यम वर्ग की अपने समाज की संस्कृति को पालन करने की या रक्षा करने पर विशेष जोर दिया जाता है, और दूसरा जो है संयुक्त परिवार पर विशेष जोर दिया जाता है। ये आप लोग को दो विशेषता बताना है, अच्छे से याद कर ले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण संस्कृति के दो प्रभावों का उल्लेख करें, ठीक है। चलिए 22 नंबर का आंसर देखेंगे, काफ़ी लॉन्ग आंसर है इनका। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण संस्कृति के प्रभाव। फर्स्ट नंबर आप लोग को देना है शिक्षा का प्रभाव। फर्स्ट जो है शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव देकर ऐसा आप लोग को लिखना है 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1600 जो है ईस्वी चल रहा था उस टाइम, अभी 2000 चल रहा है ना, तो उस टाइम अभी 20वीं सदी चल रहा है, यानी 2000 ईस्वी चल रहा है। पहले 1600 ईस्वी में समय जो है शताब्दी तक जो शिक्षा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा क्या है काश्यथों तक ही सीमित थी, ठीक है, सीमित थी, या तो सीमित लिखा गया लेकिन गलती से कुछ और लिखा गया वहाँ पे, सीमित थी, वह आज सभी जातियों तक फैल चुकी है। यानी जो 1600 ईस्वी में सिर्फ जो है शिक्षा यानी पढ़ाई जो करते थे उस समय ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण जो होते हैं, क्षत्रिय राजपूत जो होता है तथा कायस्थों तक ही सीमित था। उस समय जो है यही तीनों जो है पढ़ाई पे, शिक्षा पे ज़्यादा फोकस रखते थे, और वह जो है आज 2000 ईस्वी में, जो 2000 ईस्वी में जो है सभी जातियों तक फैल चुकी है, ठीक है। चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हुआ, 400 साल में फैल चुकी है, और लोगों को अपनी अपनी स्थिति को उन्नत, यानी अपनी अपनी स्थिति जो है यानी परिस्थिति को उन्नत करने के लिए प्रेरित कर रही है। यानी खुद जो है सब अपने आप संभल चुका है, शिक्षित हो चुका है, और अपना अपना पैरों पे खड़ा हो चुका है, ठीक है, सब जाति को, सब धर्म को। नेक्स्ट जो है यह आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम है। यानी ये आधुनिक यानी वर्तमान समय जो एजुकेशन हो रहा है शिक्षा का ही फल है, परिणाम है, रिजल्ट है, कि लोग यह जानते हैं कि समाज में ऊंचा पद या स्थान प्राप्त करने के लिए जातीय नियमों का पालन उतना ही आवश्यक नहीं है। यानी लोग अब जान चुके हैं कि समाज में ऊंचा पद यानी ऊंचा अमीर बनना, मतलब शिक्षा हासिल करना, ऊंचा पद जो है या स्थान प्राप्त करने के लिए जातीय नियमों का पालन उतना ही आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा के आधार पर व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाना है, ठीक है। यानी बोला गया है जातीय नियमों का पालन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा के आधार पर व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाना। यानी सब कुछ अब जो है शिक्षा पर टाल दिया गया है, सब कुछ, हर चीज़ जो है शिक्षा के आधार पर ही होता है। आप अगर शिक्षा अच्छा है आपके पास तो जाति नहीं देखा जाएगा, बल्कि शिक्षा ही आपका देखा जाएगा। अगर कोई छोटे कास्ट की, कोई छोटे कास्ट का जो है SC ST का जो है अगर शिक्षा हासिल करके अगर अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाए तो क्या क्षत्रिय उसको हटा सकता है क्या? नहीं।
तो वो क्या है, सब कुछ क्या हुआ, शिक्षा के बदौलत है सब कुछ। नेक्स्ट जो है, साथ ही आधुनिक शिक्षा के आधार पर ही आज ही प्रजातंत्रीय व समानता के सिद्धांतों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ठीक है, आज के समय में। नेक्स्ट जो है 2 नंबर का, धन का महत्व। जो फर्स्ट नंबर का था ये शिक्षा के बारे में बताया हम लोग, आप लोग को बताया कि शिक्षा का जो प्रभाव जो क्या चेंज हुआ, शिक्षा में क्या क्या चेंज हुआ 1600 ईस्वी से लेकर अभी 2000 ईस्वी तक जो है 400 में जो है 400 साल में जो है क्या क्या चेंज हुआ शिक्षा के आधार पर। उस समय सिर्फ जो है शिक्षा हासिल करने में आगे कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या है, कायस्थ थे। अभी कौन कौन हो गया, सब हो गया, हर कास्ट के लोग जो है जो शिक्षा ज़्यादा हासिल करेंगे वो उतना आगे तक बढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, धन का महत्व। धन का महत्व क्या, आधुनिक भारत अपने परंपरागत आध्यात्मिक रास्ते से हटकर उत्तरोत्तर भौतिकवादी होता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे समाज में धन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए धन के बल पर सामाजिक सोपान में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करना सरल हो गया। यानी किसी भी चीज़ को धन के अनुसार, धन अगर आपके पास रहे, पैसा रहे, तो किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, आसान हो गया खरीदना, ठीक है। तो सब कुछ पैसे के आधार पर है, ठीक है, सरल आसान हो गया खरीदना। एक धनी व्यक्ति से उसकी जाति के संबंध में भला आज कौन प्रश्न करता है, यानी एक धनी यानी एक अमीर आदमी से उसकी जाति के संबंध में भला आज कौन प्रश्न करता है क्या। यही कारण है कि जिसके पास धन है उसके लिए उच्च जाति के रहन सहन, रीति रिवाजों, विचारों और मूल्यों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। यानी जिसके पास धन है वो जाति को जो है अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। रहन सहन, रीति रिवाज को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि पैसा रहना चाहिए इंसान के पास, चाहे जाति वो कोई सा भी हो, कोई सा भी कास्ट का हो, उसको चेंज करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा अगर पैसा रहे तो, ठीक है। कोई भी उस जाति में भी चेंज हो सकता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नवीन अर्थव्यवस्था में धन कमाने के अवसर भी सभी जाति के सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एक समान रूप से ही अवसर मिला है कि पैसे हर कोई कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय संस्कृति और पश्चिमीकरण संस्कृति का प्रभाव यही पड़ा है कि काफ़ी चेंज दिखा है। पहले जो है जाति आधार पर ही हर चीज़ प्राप्त होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पैसे के आधार पर और अपने शिक्षा के आधार पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है कोई भी कास्ट के लोग, ठीक है। तो यही हो गया भारतीय संस्कृति पर पश्चिमीकरण संस्कृति के प्रभाव। आप लोग को जो है यही आंसर लगाना है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ आ गया होगा कि पहले 1600 ईस्वी में और अभी 2000 ईस्वी में काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। लाइफ में जो है लोगों के बीच बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को अपने शब्दों से दे देना है, जो आपको दिमाग में याद रहे वो दे देना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के आप लोग याद कर ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार ले और रट ले और याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है, सजातीय विविधता के 2 लक्षणों पर प्रकाश डाले। यानी क्या बोला गया, सजातीय विविधता के 2 लक्षणों पर प्रकाश डाले। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए 23 नंबर का आंसर क्या है, सजातीय विविधता के 2 लक्षण लिख लेना, आप लोग को डैश दे देना है। तो फर्स्ट लक्षण जो है, सजातीय विविधता में सहयोग, संगठन एवं अहम की भावना पाई जाती है। यानी क्या है, सजातीय विविधता में सहयोग, संगठन एवं अहम की भावनाएं पाई जाती है। दूसरा लक्षण है अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति एवं जीवन पद्धति के आधार पर श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यही 2 लक्षण जो आप लोग को याद रख लेना है और एग्जाम में जाके अगर यही क्वेश्चन आया तो आप लोग को यही जो है 2 लक्षण लिख देना है, ठीक है। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट मार के और अच्छे से रट के याद कर ले। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। हिंदू धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। यानी हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू कास्ट होता है, उनके 2 विशेषताओं का वर्णन करना आप लोग को, तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू धर्म की 2 विशेषताएं बताना आप लोग को। तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो चलिए हम बताएंगे कि फर्स्ट आप लोग को विशेषता देना है, यह मुक्ति अथवा मोक्ष के विविध मार्गों एवं प्रयासों को अपनी मान्यता देता है। यानी यह जो है आज़ादी, मुक्ति, ठीक है, आज़ादी अथवा मोक्ष, ठीक है, मोक्ष के विविध मार्गों एवं प्रयासों को अपनी मान्यता देता है। दूसरा जो है विशेषता, यह इसी जीवन में मुक्ति की संभावना से आश्वस्त करता है, ठीक है। यह जो है हिंदू धर्म जो है यह इसी जीवन में, यानी यही जीवन में जो है मुक्ति की संभावना से आश्वस्त करता है। यही 2 आपको विशेषता बताना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। नारीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए देखेंगे 25 नंबर का आंसर नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लिंगीय असमानता को समाप्त करके नारी को पुरुष के अनुरूप समान अधिकार प्राप्त करने या करवाने पर बल देता है। यानी नारीवाद समझिएगा आप लोग, नारीवाद एक यानी महिला आंदोलन है, ठीक है। महिला द्वारा आंदोलन चलाया गया था कि ऐसा विचारधारा बनाए सरकार द्वारा, वो मांग करती है सरकार से कि हमें जो है पुरुष के बराबर अधिकार दिया जाए। यानी जैसा पुरुष जो जॉब करते हैं या तो मतलब जैसा अधिकार पुरुष को है सेम अधिकार महिला को दिया जाए। 50% जो आरक्षण दिया जाए, 50% पुरुष का है तो 50% महिलाओं को भी दिया जाए। पहले जो है महिलाओं को आरक्षण जो है 35% था, लेकिन अभी जो है उसे हटाकर जो 50% दे दिया गया, ठीक है। तो महिलाओं को डिमांड पे जो है सरकार जो है 50% दे दिया गया है, तो इसे ही नारीवाद बोलते हैं। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लिंगीय असमानताओं को समाप्त करके, यानी लिंग का जो लिंग भेद है उनको समाप्त करके नारी को पुरुष के अनुरूप समान अधिकार देना या करवाने पर बल देता है। यही आप लोग को लिख देना है कि नारीवाद किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अति पिछड़ा वर्ग किन्हें कहा जाता है, यानी अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है किन्हें कहा जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर का आंसर देखेंगे। अति पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, यानी सामाजिक व आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े जाति समूहों को अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह जाति समूह प्रायः सेवा प्रदान करने वाली और शिल्पकार जातियाँ हैं, जो जाति सोपान क्रम में काफ़ी निचले पायदान पर हैं। जाति सोपान में ये द्विज जातियों से निम्न तथा दलित से उच्च हैं, ठीक है। यानी कि बोला गया है, दलित किसे बोलते हैं आप लोग समझिएगा। SC ST का जो होते हैं दलित, रविदास वगैरह जो है वो सब दलित है, ठीक है। दलित से भी ऊंचा यानी मीडियम, थोड़ा सा मीडियम OBC EBC जो है उसे ही जो है क्या बोला जाता है, पिछड़े वर्ग बोला जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसे EBC OBC बोला जाता है। वह जो है सरकार द्वारा योजना का, कोई भी योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं, उनको जो है छूट दिया जाता है, ठीक है। यहीं पर बोला गया सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह जाति समूह प्रायः सेवा प्रदान करने वाली और शिल्पकार जातियाँ हैं, ठीक है। जो जाति सोपान क्रम में काफ़ी निचले पायदान पे है, यानी काफ़ी जो है निचले पायदान पे है। जाति सोपान में या द्विज जातियों में निम्न में से निम्न तथा दलितों से उच्च है, यानी दलितों से जो है उच्च है और जाति सोपान से ये निम्न है, ठीक है। तो इनका आंसर आप लोग को यही लगाना है, ठीक है। ABC के बारे में आप लोग को बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 27 नंबर का देखेंगे। विद्यार्थियों से संबंधित बिहार सरकार की 2 योजनाओं को लिखें, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड जो है बिहार सरकार द्वारा 2 योजना दिया गया है, उनके बारे में लिखना है कि स्टूडेंट को जो है कौन कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों 27 नंबर का आंसर देखेंगे। विद्यार्थियों से संबंधित बिहार सरकार के 2 योजना इस प्रकार से हैं, यानी बिहार सरकार से जो है 2 योजना जो है दिया गया, उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट योजना जो है विद्यार्थियों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी बिहार द्वारा जो है बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना चलाया गया है। जो भी बच्चे अगर आगे पढ़ाना चाहते हैं उनको जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और आप उसमें से जो है आगे तक पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें 5 लाख का आपको लोन दिया जाता है ताकि जो है आप आगे पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आप कुछ आगे बन जाएंगे, नौकरी ले लेंगे तो वो पैसे को चुका देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कुछ ले पाएंगे तो वो पैसे को नहीं भी चुकाएंगे तो आपका लोन जो है माफ़ हो जाएगा। वही जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना लाया गया था बिहार सरकार द्वारा। दूसरा जो योजना था अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना, ठीक है। अवसर बढ़े और आगे पढ़े योजना लाया गया था। ये 2 योजना आपको नाम याद रख लेना है कि बिहार द्वारा जो है बिहार सरकार द्वारा स्टूडेंट के लिए 2 योजना चलाया गया था, ठीक है। तो इनका नाम जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मोक्ष पर एक निबंध लिखे, ठीक है। मोक्ष जो है उनके ऊपर एक निबंध लिखने बोल रहा है, तो आप लोग को जो है 15 से 20 या तो 20 से 30 शब्दों में आप लोग को एक निबंध लिखना है मोक्ष के ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों 28 नंबर का आंसर देखेंगे, मोक्ष पे निबंध लिखना है, ठीक है। तो कितना 20 से 30 शब्दों में लिखना है। तो मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष जो है जीवन का जो है मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लक्ष्य परम लक्ष्य एवं परम शुभ है। यह हमारे शुद्ध स्वरूप का घोतक है। इसे निःश्रेयस भी कहा जाता है क्योंकि इससे बड़ा श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, यानी इससे बड़ा श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित रहने को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष आत्यंतिक दुख निवृत्ति की अवस्था है। यद्यपि कुछ विचारक मोक्ष को अखंड आनंद की अवस्था भी मानते हैं, ठीक है। मोक्ष के ऊपर जो निबंध लिखना है तो यही निबंध आप लोग को लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर ले, ठीक है। क्या है ये पूरा लाइन एकदम याद कर ले आप लोग, और इसके बारे में निबंध आप लोग को मोक्ष के बारे में पूछे तो आप लोग पूरा लिख देना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर का क्वेश्चन, जातीय के दो प्रकारियों का उल्लेख करें। ठीक है, जाति के बारे में दो प्रकार का उसका उल्लेख करना है। तो चलिए इनका आंसर देखेंगे। आप लोग को आंसर में लिखना है प्यारे बच्चों, आंसर में लिखना है 29 नंबर का आंसर देके जाति के दो प्रकार। ठीक है, डैश देना है। फर्स्ट में लिखना है आप लोग को, फर्स्ट में जो लिखना है जाति के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जाति के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा पॉइंट जो है प्राचीन परंपराओं के संरक्षण में सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये आप लोग को जो है दो प्रकार जो है याद कर लेना है और अच्छे से याद कर ले और स्क्रीनशॉट मारकर याद कर ले। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर यानी 2 अंक स्तरीय प्रश्न का जो है लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का इस वीडियो का। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है विवाह मूलक नातेदारी को उदाहरण सहित परिभाषित कर, यानी कि एग्जाम्पल सहित जो है परिभाषित करना है। तो चलिए विवाह मूलक नातेदारी क्या है, तो इनका आंसर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्न का लेकर आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का। विवाह के द्वारा जिन संबंधों का निर्माण होता हो, यानी विवाह के द्वारा जो है जिन संबंधों का निर्माण होता हो उसे ही विवाह मूलक नातेदारी कहते हैं। जैसे सास ससुर, देवरानी जेठानी, जीजा साली, मौसा मौसी। यानी आप लोग समझिएगा, विवाह के द्वारा जो संबंध, विवाह अगर शादी के द्वारा, शादी के बाद या तो जो भी रिश्ता आता है, रिश्ता ठहरता है एक दूसरे में, रिश्ता बनता है न्यू रिश्ता, उसे ही जो है क्या बोला जाता है, विवाह मूलक नातेदारी बोला जाता है, रिश्तेदारी बोला जाता है। ठीक है, बुक के हिसाब से नातेदारी हुआ, लेकिन हम लोग के हिसाब से रिश्तेदारी हुआ। तो विवाह मूलक जो है रिश्तेदारी किसे बोलते हैं, अगर विवाह के द्वारा जो है जिस संबंधों में संबंध का निर्माण होता हो, जैसे में सास ससुर का जो है निर्माण होता है कि नहीं, शादी विवाह होने के बाद सास ससुर। अगला जो है देवरानी जेठानी मिलता है। और क्या है, लड़की को जो है जीजा साली, लड़के को साली मिलता है, उसके साली को जीजा, मौसा मौसी। ये सब क्या हो गया, शादी के बाद जो है एक संबंध हुआ, रिश्तेदार हुआ। ठीक है, तो इसे ही विवाह मूलक नातेदारी बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा था, आप लोग बेशक कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे जो है 27 नंबर का 25 नंबर का क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करके समझाया। तो अगले वीडियो में जो है वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके अच्छे से आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सा वीडियो लेकर आए हैं, सब्जेक्टिव की वीडियो लेकर आए हैं या तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, और किस सब्जेक्ट का लेकर आए हैं, साइकोलॉजी का या सोशियोलॉजी का या इकोनॉमिक्स का या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का, किसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।